हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लोक सेवाओं के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आज का चैप्टर उससे भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करेंगे सरकार के अधिकार के बारे में कि गवर्नमेंट के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या दायित्व होते हैं और वह कैसे अप्लाई करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम और इसका संवैधानिक उपबंध। उसके बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सरकार के अधिकार एवं दायित्व। ठीक है, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट बात करेंगे। यहां कहा इसके बारे में बात की गई, भाग 13 में। ये इंपॉर्टेंट है। भाग 13 के अनुच्छेद 294 से 300 तक इसमें बात की गई है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सरकार के अधिकार क्या होते हैं। देखिए, आप सब देखे होंगे गांवों में या शहरों में काफी सारे ऐसे लैंड होते हैं, भूमि होती है, जमीन होती है जो खाली पड़ी रहती है। लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की जमीन है। तो जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, मतलब जो स्वामी विहीन संपत्तियां होती हैं, चाहे वो आप लोग ले लीजिए कि आपकी कोई भूमि हो, तालाब वगैरह हो या फिर कोई सार्वजनिक स्थल हो, जिस पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, वह गवर्नमेंट का क्या माना जाता है, अधिकार उस पर माना जाता है, जो गवर्नमेंट की संपत्ति होती है। बात करेंगे, जैसे आप लोग देखते हैं एनएच मतलब नेशनल राष्ट्रीय मार्ग, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग या राजपथ वगैरह होते हैं, ये सब सरकार के अंतर्गत आते हैं। इस पर सरकार का पूरा पूरा अधिकार होता है। अगर इसमें कोई क्षति होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे कौन सही करेगा, गवर्नमेंट करेगा। उसके बाद बात आती है कि जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, तो ये एक तरह से क्या है, गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं और उनके तहत बात करते हैं गवर्नमेंट की सारी संपत्तियों और अधिकार और दायित्व के बारे में। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अधिकार और दायित्व, केंद्र और राज्य सरकार का दायित्व और अधिकार, इसकी संपत्तियां, और तदुपरांत हम लोग ये बात करेंगे कि सरकार के विरुद्ध हम कैसे वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे हम लोग मुकदमा दायर कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध में। आप सब देखते होंगे वैकेंसियां वगैरह आती हैं, कहते हैं कि कोर्ट में चली गई। तो कोर्ट में जाने का मतलब यह होता है कि कोई भी स्टूडेंट उस वैकेंसी के विरुद्ध में सरकार के प्रति क्या कर सकता है, वह वाद चला सकता है, जो कि न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्यों की संपत्ति, ये किस अनुच्छेद के तहत बात की गई है। तो जो हम लोगों ने देखा भाग 13 अनुच्छेद 294 से 300 में, तो इसका कोड वर्ड हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इसमें किस किस के बारे में बात करेंगे, केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति, केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति, संविदा, अधिकार, अधिकार के बाद बाध्यताएं और वाद, इन सब के बारे में बात कहां की गई है, भाग 13 में अनुच्छेद 294 से 300 के बीच में। यही इसके क्या है, कोड वर्ड है एक तरह से। इन्हीं पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम लोग, केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति। केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति। देखिए, आज का जो वीडियो है ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इंफॉर्मेटिव है। यहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वह है राजगामी, व्ययगत और स्वामी विहीन, जो हमने अभी बात की। राजगामी, व्ययगत और
स्वामी विहीन। ठीक, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। राजगामी का मतलब वही राजपथ हो गया या सड़कें वगैरह हो गई, वो गवर्नमेंट के तहत आती हैं। व्ययगत, ऐसी संपत्ति जिस पर व्यय किया जाता है गवर्नमेंट के तहत, वह भी गवर्नमेंट की एक तरह से लैंड मानी जाती है, भूमि मानी जाती है। और बात करते हैं स्वामी विहीन, ऐसी संपत्ति जिस पर किसी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, तो वह गवर्नमेंट के अंडर में मानी जाती है। जैसे गांव में आप लोग पट्टा वगैरह देखते होंगे कि गांव में जमीन कुछ होती है खाली पड़ी रहती है, बंजर भूमि, तो उस पर अधिकार किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो वह क्या करता है कि जो मध्यम वर्ग से भी छोटे निम्न वर्ग के जो किसान होते हैं, जो एक तरह से भूमिहीन होते हैं, उनको लीज पर दे देती है, पट्टे पर। तो उस पर वो क्या करते हैं? खेती वगैरह करते हैं। अगर आप लोग गांव के होंगे तो इसे सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में बात की गई है उत्तराधिकार। सिर्फ समझना है, लिखना कुछ नहीं है। उत्तराधिकार, ऐसी संपत्तियां जो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है कि पहले कोई गवर्नमेंट थी, उसके तहत कोई संपत्ति वाद में चल रही थी जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार था, वह गवर्नमेंट जाती है, दूसरी पार्टी की अगर बनती है, सत्ता में आती है पार्टी, तो उसको भी वो संपत्ति मिलती है, तो वह क्या मानी जाती है? उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि। बात करेंगे तीसरी, इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा लिख लेंगे। ये क्या है? सागरीय संपदा। सागरीय संपदा, आप सबको पता होगा, जब मैं जियोग्राफी के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आप लोगों से यह बात की थी कि जो हमारा समुद्र है, जो सागर है, पड़ोस में भारत एक तरह से प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप कहते किसे हैं? भूमि का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी भारत है, वह पूरी तरह से आप गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखेंगे तो ऐसे वी आकार का बनाता है। तो वह क्या होता है? हमारा प्रायद्वीप है। तो उसके तीन तरफ से क्या है? सागर और महासागर है। एक तरफ आप लोगों को वे ऑफ बंगाल पड़ेगा और नीचे आप लोगों को पड़ेगा हिंद महासागर। अगर आप लोग पश्चिम साइड में देखेंगे तो वहां अरब सागर पड़ता है। तो इसके तहत हम लोग देखेंगे कि जो सागर का हमारा क्या है? संपदा है, वो भूमि की बात की जा रही है कि तट से कितनी दूर तक भारत का अधिकार होगा एक देश का। तो 12 नॉटिकल मील, इसे आप लोग याद रखेंगे। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये हमारा भारत है, ठीक, इधर पड़ता है अरब सागर, इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ये जियोग्राफी का चैप्टर, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूं, मैं ये बात कर चुका हूं एक बार। जो लोग नए हों वो सही तरीके से समझ लेंगे। इधर आपका श्रीलंका पड़ता है, तो ये हमारा क्या है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक। तो बात करेंगे इस पर, जैसे कि सागरीय संपदा की बात हो रही, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो गुजरात, गुजरात के बाद आपका पड़ेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो जो आपके 9 राज्य पड़ते हैं, इनका अधिकार जो समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं, समुद्र पर इनका अधिकार, सागर पर नहीं होता। यह बात मैं समझाने की आप लोगों की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि यहां क्या है? हमारा आंध्र प्रदेश है। तो यहां से कितनी दूरी मैंने आप लोगों को बताई? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील का मतलब है कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। तो 12 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96, 12 × 1 = 12 और 96, 12 × 96, 12 × 21, 210, मतलब 210 किलोमीटर के एवं क्या होगा? यहां तक भारत का क्या होगा? अधिकार होगा। सागर में भी, जलीय क्षेत्र में भी भारत का 12 नॉटिकल मील तक अधिकार होगा। लेकिन यह जो अधिकार होगा, यह स्टेट का नहीं होगा। चाहे ये स्टेट ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, यहां से जो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी होगी, उस पर भारत का पूरा पूरा अधिकार होगा। बात करेंगे अधिकार कैसा? यहां का अधिकार यह है कि अगर किसी विदेश की कोई भी जहाज आ रहा है या फिर कोई भी चीजें आ रही है समुद्र के थ्रू, तो भारत क्या करेगा? इन्हें रोकेगा कि ये मेरा क्षेत्र है, आप इसके अंदर मेरे बिना मेरे ऑर्डर के नहीं आ सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि 1 से 2 बार 3 बार चेतावनी दी जाती है। अगर लोग नहीं मानते तो उसे पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया जाता है। मैं जियोग्राफी में बता चुका हूं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समुद्र से लगे हुए जितने राज्य हैं, सागर से लगे हुए जितने राज्य हैं, इनका अधिकार नहीं होता इस नॉटिकल मील वाली दूरी पर।
अधिकार किसका होता है? भारत सरकार का होता है कि जो क्षेत्र यहाँ का है समुद्री, फिर से बता रहा हूं मैं, इस पर अधिकार इस राज्य का नहीं होगा, जो यहाँ है अधिकार किसका होगा? भारत सरकार का होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसका हम लोगों ने क्या देखा कि उपयुक्त जो क्षेत्र है वह 12 नॉटिकल मील है, लेकिन आगे तक है 200 नॉटिकल मील तक है। इसे क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक जोन, EEZ बोलते हैं इसे। इसका आशय यह है, देखिए ये जो दूरी है 12 नॉटिकल मील तक, यहां भारत क्या कर सकता है? नए द्वीप का निर्माण कर सकता है, कोई भी तेल का खनन कर सकता है, कुछ भी खनिज निकाल सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, भारत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात आती है जो 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक जोन है, इसमें क्या होगा कि जो भी यहां तक भारत क्या करेगा? साफ सफाई का जिम्मा रखेगा कि इसमें साफ सफाई कर सकता है और इसका उपयोग भी कर सकता है। लेकिन यहां से अगर किसी विदेशी जहाज का आवागमन हो रहा है तो भारत इसे नहीं रोक सकता है। सिर्फ भारत का अधिकार है साफ सफाई करने का और नई चीजें खोजने का, लेकिन किसी को रोक नहीं सकता। यहां से कोई भी जा सकता है, लेकिन जो ये 12 नॉटिकल मील है यहां से कोई नहीं जा सकता। इसे क्या करेगा? भारत पूरी तरह से रोक देगा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सागरीय संपदा है इस पर भारत का कहां से कहां तक अधिकार है। आइए समझते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इसे बेहतर तरीके से। समुद्र के निकट स्थान राज्य के अधीन नहीं होगा, पहला पॉइंट इसका लिखेंगे। क्या है? समुद्र के निकट स्थान समुद्र के निकट स्थान राज्य के अधीन नहीं होगा, राज्य के अधीन नहीं होगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रीय जल उपयुक्त आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होगा। नॉटिकल मील के बारे में मैंने अभी बात की कि 1.8 किलोमीटर इक्वल टू 1 नॉटिकल मील। तो ये चीजें क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से इसका एवरेज भी पूछ सकता है। तो एवरेज आप लोग निकाल के बता देंगे कि आप लोग 210 किलोमीटर के अबव है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, भारत का क्षेत्रीय जल उपयुक्त आधार। भारत का क्षेत्रीय जल उपयुक्त आधार रेखा से कितनी दूर तक है? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक है। ये वही है हमारा क्षेत्रीय जल उपयुक्त का मतलब कि जहां भारत का पूरी तरह से अधिकार है। अब बात करेंगे अनन्य आर्थिक जोन की। अनन्य आर्थिक जोन मतलब EEZ। थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अनन्य आर्थिक जोन, अनन्य आर्थिक जोन ये कितना है? 200 नॉटिकल माइल तक है ये। ठीक है। तो इसे आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, भूलना नहीं है इसे। ठीक। उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति में कितने पॉइंट हो गए हमारे? 1, 2, 3। बात करेंगे 2 पॉइंट और हैं, 4 और 5। उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। आइए 3 के बारे में हम लोगों ने बात की। चौथा पॉइंट है इसका। चौथे पॉइंट में बात करेंगे विधि द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिग्रहण। विधि द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कब्जा। देखिए इस पर बात करेंगे। ये किसके बारे में बात हो रही है? केंद्र और राज्य की संपत्ति के बारे में बात हो रही है। ऐसी भूमि अथवा जमीन या संपत्ति जिस पर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया गया है, मतलब वह कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी वह वैधानिक तौर पर नहीं है और वह उस पर क्या कर सकता है? अपनी स्वामित्वता दर्शाता है उस पर कि हाँ यह मेरी संपत्ति है, लेकिन वह लीगली तौर पर उसकी नहीं होती। तो कानून के तहत इस पर गवर्नमेंट क्या करती है? कब्जा कर लेती है, अधिग्रहण कर लेती है। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। 5वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे हम लोग लिखेंगे क्या, सैन्य शक्ति द्वारा। ठीक है, इस पे बात करेंगे। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा इशू कर देती है चीजें कि क्या करना है कि रेलवे ट्रैक बिछाना है या फिर कोई नई कंपनी डालनी है, तो उसके लिए क्या होता है कि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, कार्यकारी संपत्ति के रूप में उसका अधिग्रहण किया जाता है। उसके लिए क्या होता है कि जो वहां के किसान होते, देखिए ज्यादातर पिसता कौन है बीच में, किसान पिसते हैं। आप लोग इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसे भी सही तरीके से समझ रहे होंगे। काफी सारी पार्टियां उनका फायदा ही उठा रही हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से क्या होते हैं, बेचारे पिस जाते हैं। किसानों की अगर बात करें, क्यों, क्योंकि जो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण होता है, इसमें कंपनियां वगैरह डाली जाती है, तो उसके लिए किसानों की ही भूमि को क्या किया जाता है, अधिग्रहित कर लिया जाता है। वो नहीं मानते हैं तो सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सैन्य शक्ति का प्रयोग करके जिस भूमि को या लैंड को क्या करते हैं हम लोग, अधिग्रहित करती है गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं हम लोग कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब बात आती है, नई हेडिंग पड़ेगी, उस हेडिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। वह क्या है, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद हम लोग कैसे कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। आइए समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो जितने भी हैं आप लोग जाके प्लेलिस्ट न्यूज से देख सकते हैं। काफी सारे लोगों का कमेंट कल के वीडियो में आया था कि सर पॉलिटी खत्म करने के बाद अर्थव्यवस्था पढ़ाइए, तो मैं देखता हूं आज के भी वीडियो के कमेंट में आप लोग बताइएगा। मैं सोच रहा था हिस्ट्री स्टार्ट करने की, अगर आप लोगों की जो राय होगी वही सब्जेक्ट में स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि पढ़ाने सारे सब्जेक्ट हैं। आप लोग इसी तरह साथ में बने रहें और प्यार बनाए रखें। आइए बात करते हैं सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद। सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध वाद इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इसे हम लोग क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे चीजें कैसी हैं, फिर हेडिंग डाल के चीजें लिखेंगे। संविधान पूर्व, संविधान पूर्व सरकार पर उसके अनुबंधों के लिए, संविधान पूर्व सरकार पर उसके अनुबंधों के लिए, उसके अनुबंधों के लिए वाद चलाया जा सकता था। वाद चलाया जा सकता था, चलाया जा सकता था, किंतु उसके कर्मचारियों पर, किंतु उसके कर्मचारियों पर उनके गलत अनुबंधों के लिए, उनके गलत अनुबंधों के लिए नहीं चलाया जा सकता था, नहीं चलाया जा सकता था। इसे समझेंगे। देखिए, जब हमारा संविधान बना कब, 1950 में लागू हुआ हमारा भारत गणतंत्र, तो इसके तहत क्या हुआ कि पहले जो प्रावधान था कि संविधान के पहले सरकार पर उसके अनुबंधों के लिए वाद चलाया जा सकता था। सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी उसके विरुद्ध में वाद चलाया जा सकता था कोर्ट में, सरकार के विपक्ष में। बट उसके जो कर्मचारी होते थे, जो एम्प्लॉइज वगैरह होते थे, उनके विरुद्ध में वाद नहीं चलाया जा सकता था, चाहे उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो अथवा ना हो। वो कुछ भी करते थे, उन पर कोई केस नहीं होती थी। केस होती थी केवल क्या कहते हैं, पूरी तरह से
सरकार पर केस किया जाता था। तो अब क्या हुआ है कि यह चेंज हो गया है कि सरकार और सरकार के जो कर्मचारी हैं दोनों पर विवाद चलाया जा सकता है। तो ये इसका बेसिक था। इसका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 है, 300 के तहत यह बात की गई है। अब बात करेंगे इसके पॉइंट की। तो इसका जो पहला पॉइंट है वह क्या है, अनुबंध संबंधी दायित्व। अनुबंध संबंधी दायित्व बात करेंगे। देखिए, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है आम जनता के प्रति, तो उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट का दायित्व माना जाता है, लेबिलिटी मानी जाती है किसकी, गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट इस पर क्या करेगा, अपने वादे के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करेगा अथवा करवाएगा। अगर वह करवाता है तो ठीक है, वरना अगर आम आदमी भी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर वह क्या कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, जो कोर्ट में इसकी केस या याचिका दायर कर सकता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट कौन सा है, नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी। नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी। इसमें थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, राज्य के बारे में। राज्य को जवाबदेह होना चाहिए अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति राज्य को जवाबदेह होना चाहिए। बात करेंगे इस पर कि अगर कोई भी कर्मचारी जो राज्य के तहत आता है, स्टेट गवर्नमेंट के तहत, वह कुछ गलत कार्य करता है और उस पर क्या होता है, केस फाइल की जाती है, तो उस याचिका में जो सुनवाई होगी तो उसमें राज्य को पूरा दायित्व लेना चाहिए। किस पर, अपने कर्मचारियों के प्रति किए गए कार्य पर उसे पूरी तरह से जवाबदेह होना पड़ेगा। यह संविधान के तहत बात की गई है। तो उम्मीद करता हूं सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद। इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करेंगे इसे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, मैं जल्दी ही रफ कर देता हूं, इसलिए जैसे ही मैं टॉपिक खत्म करूं तुरंत आप लोग वीडियो को पॉज करिए और तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद। लोक अधिकारियों के विरुद्ध। लोक अधिकारी कल हम लोगों ने देखा था, अखिल भारतीय सेवा के भी अधिकारी होंगे, इसमें मंत्री भी आएंगे, काफी सारे लोग आते हैं इसमें, लोक सेवक, मंत्री, इन सब के बारे में बात की गई है। तो पहला पॉइंट जो बनाएंगे वह किसका है, मंत्री का। अब समझ में आएगा कि मंत्रियों पर कैसे मुकदमा किया जा सकता है और वह किसके प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। पहला पॉइंट ये हमारा होगा मंत्री। मंत्री में जो पहला पॉइंट होगा हम लोग लिखेंगे, ये न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। ये न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन अगर इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कोई कार्य किया है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बात करते हैं कि एक बार तो बोल रहे हैं कि न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, एक बार बात कर रहे हैं कि इनके व्यक्तिगत कार्यों पर मुकदमा चल सकता है, तो वो भी तो न्यायालय के प्रति जवाबदेह हुआ। तो बात करूंगा इस पर मैं कि देखिए, जब वो मंत्री के पद पर है, मंत्री की हैसियत से कोई कार्य वह करते हैं, तो अगर वह कार्य गलत भी है, कोई विधेयक ही पेश करना है, कुछ भी करना है, तो उस पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर वह व्यक्तिगत तौर पर कोई कृत्य ऐसा करते हैं जो संविधान के दायरे से बाहर है, तो उन पर इन्हें जवाबदेही पेश करनी पड़ेगी और इन पे कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा। तो मंत्री भी न्याय के बाहर नहीं है। न्याय जो होता है, न्यायालय का जो जजमेंट होता है, उसके अंडर में सब लोग हैं, क्योंकि भारत हमारा क्या है, एक गणतंत्रात्मक देश है। गणतंत्र का मतलब यह है कि यहाँ संविधान का राज चलता है, ठीक है। तो इसके तहत सबको संविधान के दायरे में, एटलीस्ट अगर हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर हो हमारे, चाहे सीएम हो या फिर हमारे प्रेसिडेंट हो, सब संविधान के दायरे में ही कार्य करते हैं। आइए सेकंड पॉइंट इसी का देखते हैं कि ये न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन
व्यक्तिगत कार्यों पर कार्यवाही की जा सकती है। व्यक्तिगत कार्यों पर कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, सॉरी, कार्यवाही की जा सकती है। तो मंत्री से संबंधित ये बात की हम लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे न्यायिक अधिकारी। न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी से मतलब है जो हमारे क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं या जज होते हैं। तो इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से कानून से ऊपर माने जाते हैं और इन्हीं के तहत ही निर्णय सुनाया जाता है। इसलिए यह पूरी तरह से बाध्य होता है संविधान हमारा कि इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यही सारे निर्णय देते हैं और ये अपना निर्णय कभी गलत तरीके से नहीं सुना सकते। लेकिन आजकल के जमाने में आप सब देख ही रहे हैं कि जज भी बिक रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए निंदा का विषय है, लेकिन खैर वो छोड़िए, बात करनी हम लोगों के इसके बारे में। इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर भारत के संविधान को देखेंगे आप लोग तो उसमें बहुत सारी कमियां दिखेंगी, लेकिन हम आप क्या कर सकते हैं, संविधान बना दिया गया, उसे फॉलो कर रहे हैं। जो मंत्री लोग हैं या फिर जो बड़े पोस्ट पर हैं वो बच रहे हैं, आम जनता उसमें पिस रही है। फिर से मैं उदाहरण दूंगा, किसानों को आप लोग देख लीजिए, किसानों को मोहरा बनाकर कितनी पार्टियां आ गई हैं सामने, आप सब देख ही रहे होंगे। 1.5 महीने के पार हो गया है उनका आंदोलन, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला है, पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं बराबर। तो इस तरह से हम आप पूरी तरह से क्या होते हैं, इसमें पिस जाते हैं संविधान के तहत। क्यों? क्योंकि ये जो संविधान बना है ना, एक तरह से हम आपके लिए ही बनाया गया है, जो बड़े पोस्ट पर हैं उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन पर की हत्या का मुकदमा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उन्हें जेल हुई है, सजा हुई है, लेकिन वो बेल पर बाहर हो जाते हैं। जैसे ही जेल होती है तुरंत बेल मिलती है। आपने कभी सुना किसी आम नागरिक को जेल हुई और तुरंत बेल मिल गई? कभी नहीं मिलती। लेकिन जो फेमस पर्सनालिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ रहे होंगे, सब बाहर हो जाते हैं। तो ये सब क्या बोल सकते हैं संविधान के बारे में, छोड़िए, बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक के बारे में। न्यायिक अधिकारी, इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, बात करेंगे थर्ड पॉइंट। कौन है ये? लोक सेवक। लोक सेवक के तहत अब आपके लोग आप क्या जाते हैं, कौन? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं, इनके ऊपर बात की जा रही है। आधिकारिक अनुबंधों से मुक्त है। ये आधिकारिक अनुबंधों से मुक्त है। राज्य या केंद्र के अनुबंध के लिए जवाबदेह होगा। राज्य या केंद्र के लिए जवाबदेह होगा। जवाबदेह होगा। आधिकारिक अनुबंधों से मुक्त है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आधिकारिक तौर पर इन पे किया जाता है उससे यह मुक्त है। इन पर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो राज्य या केंद्र है उसके प्रति यह जवाबदेह होंगे। उसके प्रति अगर कोई भी मुकदमा दायर होता है तो ये लोग भी क्या होंगे, जवाबदेह होंगे। इनका भी उत्तरदायित्व बनता है। ठीक, तो ये दो पॉइंट थे इससे रिलेटेड। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करते हैं। इसके कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो याद करना जरूरी है, इसलिए मैं उसे लिखूंगा। चीजें इजी हैं, इजी वे में लेके याद करेंगे तो याद हो जाएंगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो, देखिए मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, ये स्ट्रगल की लाइफ होती है और इसे आप लोग एंजॉयमेंट के साथ अगर पढ़ाई करेंगे ना, चीजें जल्दी। एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि आप लोग डेली हमेशा हर वीकेंड पर घूमने ही जाइए। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, आप लोग क्या करते हैं, घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, सपने देखते हैं। कभी आपने सोचा कि जो सपना आप देख रहे हो कितना बड़ा है, उससे पाने के लिए जितनी मेहनत चाहिए क्या आप कर रहे हो? अगर आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे ना तो खुद से पता लग जाएगा कि यार जो चीज मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं, जो रुतबा हमारा होगा,
क्या कहते हैं, सोचते हैं लोग बैठ के कि आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, बड़ी पोस्ट लाऊंगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को एनालिसिस भी करना चाहिए बैठ के कि यार मैंने कुछ ऐसा किया कि उसकी तरफ मैं जा रहा हूं कि नहीं। मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग सपना बड़ा देखे हो तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, और जिस दिन लोग आप लोगों का मजाक बनाने लगे ना, तो आप समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर हो। किसी से आप बोलो कि मुझे ये पोस्ट लेनी है, लोग आपका मजाक बना दे, तब आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, फिर देखो आप कितना आगे निकल सकते हो। पता है कोई भी चीज बड़ी नहीं है, उसके लिए क्या है, लगन और मेहनत, अपने अंदर का जुनून। वो जुनून कैसे आता है, लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मैं उसे सपोर्ट नहीं करता। मोटिवेशन अपने अंदर से आता है। अगर किसी चीज को पाने की इच्छा है तो वो मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको वो बनना पड़ेगा। आप ठंडी का टाइम है, एक मेरे शिष्य हैं, मैंने देखा उन्हें कि कमेंट किए थे कि सर अब लग रहा है रजाई से बाहर निकल के मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप भी शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपको स्पेसिफिक तौर पे बता दे रहा हूं कि देखिए, अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे सुख वगैरह त्यागने पड़ेंगे। सब जानते हैं आप लोग, हीरा जितना घिसता है उतनी चमक आती है उसमें। अगर आप लोगों ने सपना वहां का देखा है तो इस लेवल पर आप लोग प्रिपरेशन मत करें। अपने आप से धोखा आप अपने आप को मत दें, अपने आप से झूठ मत बोलें, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। मैं तो यही कहता हूं, अगर स्टूडेंट लाइफ है और आपने जिस दिन सुबह आप उठे उस दिन से सोने के पहले तक अगर आप लोगों ने कोई नई चीज नहीं सीखी तो वो दिन पूरा व्यर्थ गया, और जो टाइम बीत जाता है वो टाइम वापस नहीं आता है। आज का जो टाइम है ये हमेशा नहीं रहेगा। मैं डेली तो नहीं, लेकिन बीच बीच में वीडियो में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूं। क्यों? क्योंकि ये चीज आप लोगों के साथ अगर जिस दिन घटने लगेगी घटनाएं, बहुत दिक्कत होगी। आगे चल के आप लोग खुद को ये ना बोलने के लिए मौका छोड़ो कि काश मैंने उस टाइम और पढ़ाई कर ली होती। अगर आप लोग पढ़ाई सही तरीके से, अरे करना क्या है यार, स्टूडेंट लाइफ का मतलब यह है स्टडी करना। स्टडी क्यों नहीं हो सकती? खाना खाओ, आराम से पढ़ाई लिखाई करते रहो। तो उसके लिए थोड़ा आप लोगों को त्याग तो करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि हीरा जितना घिसता है उतनी चमक उसमें आती है। ज्यादा चीजें मैं नहीं बोलूंगा, आप सब समझदार हैं। आइए टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। देखेंगे क्या, प्रमुख अनुच्छेद। आप लोग जिस दिन अपने आप से झूठ बोलना छोड़ देंगे ना, दुनिया आपको ऊंची निगाह से देखने लग जाएगी, आप वहां पहुंच जाओगे। वहां का मतलब है कि आप जो चीज चाह रहे हैं उसे पा जाओगे। कभी आप लोग एनालिसिस करिए कि यार मैंने तो ये सपना देखा था, और इस सपने को पाने के लिए मैं नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं प्रयास कर रहे हैं। सीटें कितनी आती हैं? 1500। उन सब में से आपको एक सीट निकालनी है, आपको टॉपर बनना है। उसके लिए क्या करना होगा, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए, खुद को एनालिसिस करके करिए, एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़िए। आप सब यूनिक हो अपने आप में, ठीक है? तो पढ़ाई उस हिसाब से करो जिससे लगे कि कुछ नया हमें सीखने को मिल रहा है। वही जीएस सब पढ़ते हैं, वही रीजनिंग, वही मैथ, वही इंग्लिश, वही सिलेबस सबके पास है। लेकिन कुछ लोग होते हैं 10 साल प्रिपरेशन करके सिलेक्ट होते हैं, कुछ पहले साल में ही हो जाते हैं। तो आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है किस स्टेज पर आप हो। और अगर आप लोग सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो, और मेरा ये वीडियो आज आप देख रहे हो, अगर आज से आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात मानेंगे। आइए बात करता हूं प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। पहला अनुच्छेद है 296। इसके बारे में बात की गई है क्या, कि राज्य द्वारा अधिग्रहित, जो मैं अभी बात कर रहा था, राज्य द्वारा अधिग्रहित या जब्त अथवा चूक या लावारिस अनुबंध के लिए जवाबदेह होगा। सॉरी, लावारिस संपत्ति। देखिए, जो लावारिस संपत्तियां हैं स्वामी विहीन, या जो संपत्तियां अधिग्रहित की गई हैं अथवा जो चूक से आई हैं कि किसी और की थी लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू आ गई हैं, तो उस पर जो कार्यवाही होगी वह अनुच्छेद 296 के तहत की जाएगी। बात करेंगे दूसरे अनुच्छेद की, 297। इसमें बात की गई है आधार रेखा, नॉटिकल वेल। अभी हम लोगों ने बात किया था डीपली इस पर। आधार रेखा, नॉटिकल माइल, ठीक है? यहां लिख लेंगे एक नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.5
8 km किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। एटलीस्ट अगर हम लोग देखें तो 2 किलोमीटर के करीब होता है। तो इसे अगर इससे संबंधित कोई विवाद होगा तो अनुच्छेद 297 के तहत देखा जाएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को सुरक्षा। राष्ट्रपति एवं राज्यपालों मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जितने राज्य हैं सबके राज्यपाल हैं। राज्यपालों की सुरक्षा और प्रतिरक्षा। तो इतने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बातें मैंने आज आप लोगों से की उम्मीद करता हूं उसे आप लोग फॉलो करेंगे और सही तरीके से प्रिपरेशन करके जल्द से जल्द सेलेक्ट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।